नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परिणाम। विशाखा की शादी के 6 महीने बाद ही उसके बड़े भाई तरुण की शादी हुई थी, तो वो अपनी ससुराल से रोज मायके पहुंच जाती थी और वहां अपना पूरा वर्चस्व और प्रभाव दिखाती रहती। तरुण की पत्नी दीप्ति बहुत सुंदर और बूढ़ी थी, पर विशाखा ना जाने क्यों दीप्ति को पसंद नहीं करती थी और उससे द्वेष की भावना रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने माँ पापा को भड़काने का काम किया करती, कहीं उसके माता पिता अपनी बहू से भावनात्मक रूप से न जुड़ जाएं। पराए घर की बहू होने के बावजूद उसे मायके में अपने अस्तित्व की असुरक्षा घेरे थी। हालांकि कांता जी और हरेन जी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी बहू लापरवाह या लालची है, पर विशाखा कोई एक मौका नहीं छोड़ती। जब दीप्ति सब कुछ सही से करती और शिकायत की कोई गुंजाइश न रह जाती और विशाखा को कोई वजह ना मिलती, तो वो यही कहती कि भाभी तो आपकी संपत्ति के लालच में सब करती हैं, वरना आपको घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लगातार एक ही जगह चोट करने से निशान तो बन ही जाता है, फिर जो नहीं भी होता है वो भी दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ कांता जी के साथ भी होने लगा। हरेन जी ने बहुत समझाया, पर वो बेटी के मुंह में अंधी हो गई थी। आखिरकार एक दिन कांता जी ने तरुण, दीप्ति, विशाखा और अपने दामाद को बुलाया और अपना फैसला सुनाते हुए बोली, मैं अपनी संपत्ति दोनों बच्चों को बराबर देना चाहती हूँ। तरुण अवाक रह गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि घर में चल क्या रहा है। विशाखा खुशी के मारे फूल के कुप्पा हुए जा रही थी। कांता जी की निगाहें सिर्फ अपनी बहू की तरफ थी। जो विष का बीज बेटी ने दिमाग में बोया था, उसके असर के फल स्वरूप वो अपनी बहू में लालच के स्तर को टटोल रही थी। तभी दीप्ति बोली, ठीक है माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आखिर दोनों बच्चों में आपने बराबर तकलीफ सही, पर हमारा जितना हक आपकी संपत्ति पर होगा, उतनी ही बराबरी का हक आपके प्रति जिम्मेदारी का भी होगा। दीदी को आपकी तरुण के बराबर ही सेवा करनी होगी। फिर अपने को लड़की बताकर अपनी मजबूरियां नहीं गिना सकती हैं ये। मुझे आपका ये फैसला खुशी खुशी स्वीकार है। आप दीदी से भी ये स्पष्ट कर लीजिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि संपत्ति लेकर आपको भूल जाएं और मुझे और तरुण को ये याद दिलाएं कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे की होती है। कांता जी मन ही मन सोच रही थी कि दीप्ति तो बिना कुछ आनाकानी किए आसानी से ही मान गई। तभी कांता जी का दामाद बोल पड़ा, अरे दीप्ति भाभी, जिसने अपने घर में अपनी जिम्मेदारी ना महसूस की हो, वो दूसरे के घर आकर क्या जिम्मेदारी निभाएगी। इसने आज तक ना मेरे माता पिता की इज्जत की, ना उनके प्रति अपना कोई फर्ज निभाया। मेरी बहनों ने इसके आने के बाद अपना मायका छोड़ दिया। ये क्या समझेगी कि जिम्मेदारी क्या होती है। कांता जी अवाक रह गए, क्योंकि उनके दामाद एक गंभीर व्यक्ति थे। उन्होंने कभी विशाखा की कोई शिकायत नहीं कही थी और आज उनके अंदर का गुब्बार बाहर आया था। इतना कहकर वो उठ के खड़े हो गए और हरेन जी के पास आकर विनम्रता से बोले, माफ़ करिएगा पापा जी, आपके बुलाने पर मैं आ गया। अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब चल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। पूछिए अपनी लाडली बेटी से कि जो ये यहाँ करवा रही है, अगर यही मेरे घर में हो तो ये बर्दाश्त कर लेगी क्या। मेरी तो 3 बहनें हैं। इतना कहकर वो विशाखा को वहीं छोड़कर निकल गए। कांता जी और हरेन जी शर्मिंदा और निरुत्तर रह गए। हरेन जी ने कांता जी को बहुत लताड़ा और कहा, तुम्हारी नाजायज बातों को मानने का ये नतीजा हुआ कि तुम्हारे साथ मेरा सर भी शर्म से झुक गया। अगर अपनी बेटी को प्रपंच के अलावा कुछ अच्छी शिक्षा दी होती तुमने, तो आज मुझे और तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता।
विशाखा खिसिया के रोने लगी तो हरेन जी उससे बोले, बेटा अपनी जगह अपने व्यवहार और कर्मों से बनाई जाती है। तुम अगर सबसे ईर्ष्या की भावना रखोगी तो कहीं भी सुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद ससुराल में ही बेटियां शोभा देती हैं और तुमने वहां भी अपनी जगह खत्म कर ली। बेटियां अपना हक इस तरीके से नहीं मांगती। मैंने तुम में और तरुण में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उससे ज़्यादा ही तुम्हारे लिए किया है और आगे भी करता रहूँगा। तुम्हारे लिए तो हमेशा इस घर के दरवाजे खुले हैं। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भाई सोचता है तुम्हारे लिए, पर अगर इस तरह ले जाओगी तो हमारे बाद तुम्हें अगर भावनात्मक सहारे की जरूरत पड़ी तो कहाँ से पाओगी। संपत्ति से भावना नहीं आती है बेटा। और हाँ, ये भी उतना ही सच है कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद अगर हमारे प्रति 6 महीने तरुण की जिम्मेदारी है तो अगले 6 महीने तुम्हारी भी है। पापा के मुंह से इतना स्पष्ट फैसला सुनते ही विशाखा का चेहरा बिगड़ गया। उसकी सोच के विपरीत परिणाम आ गया। फिर उसने अपने पापा, माँ, भाई और भाभी से माफ़ी मांगी और अपने ससुराल के प्रति अपने भूले हुए कर्तव्यों को पूरा करने चल दी। अपने घर, अपने मायके से ढेर सारा प्यार और ससुराल के सभी सदस्यों के लिए सम्मान लेकर। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।